in the position to find acceleration A is equal to F upon M, that is 12 upon 5 kg. ब्लॉक का मास है, ब्लॉक पर फोर्स इतना लग रहा है, so 2.4 meter per second square unit. Okay, 2.4 meter per second square is its unit. तो अभी देखिए हम लोग इस पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। फोर्सेस के लिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 6i cap minus 8j cap plus 10k cap. This is what force, and it produces acceleration कितना, √2 meter per second square. ओके, इतना। ये फाइंड मास ऑफ द बॉडी, फाइंड मास ऑफ द बॉडी, निकालिए जल्दी से, बताइए जल्दी से, मास ऑफ द बॉडी। हाउ मच? 5। कोई सेकंड कर रहा है इनकी बात को? ओके, सो m इज इक्वल टू, ये देखिए कितना, और यहां पर ये कितना आ रहा है, देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अपॉन √2, विच मीन्स 36 प्लस 64 प्लस 100 अपॉन √2 और 200 अपॉन √2 और 10 √2 अपॉन √2, दैट इज 10 kg. Do correct, 10 kg. Okay, F is given, acceleration is given, so mass is equal to magnitude of force upon acceleration. मैग्नीट्यूड मैंने आपको आईजेके के टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं निकालने के लिए, ये तरीका है। तो मैग्नीट्यूड अपॉन एक्सेलरेशन विच मीन्स 10 kg. ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टू बॉल्स के लिए एक सिस्टम ले लेते हैं, 2 बॉल्स का सिस्टम है और 2 बॉल्स मूव कर रहे हैं इनिशियली विथ सम वेलोसिटी, टकराएंगे, टकराने के बाद उनका वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा और बाद का मोमेंटम देखते हैं कितना है, पहले का मोमेंटम क्या है, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो कंजर्वेशन मीन्स मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स सेम, कांस्टेंट। बॉडी का जितना मोमेंटम पहले था, दोनों बॉडीज का मिला करके जितना टोटल मोमेंटम था, और देखते हैं कि बाद में क्या उतना ही मोमेंटम आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, चलिए
टू बॉल सिस्टम ले लेते हैं। कितना? टू बॉल्स के लिए। One ball is of mass m1 moving with velocity u1. Another ball of mass m2 is moving with velocity u2. Momentum of this first ball is m1 u1 and this one is m2 u2. Okay, m1 u1 and m2 u2. सपोज ये कोलाइड कर गए दोनों बॉल्स, तो यहां पर देखिए इसका मास m1 और ये मास m2। सेकेंड बॉल ने फर्स्ट पर फोर्स लगाया और फर्स्ट ने सेकेंड पर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों यहां पर आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ अच्छी तरह से पता है, बहुत ज़्यादा उस पर बेसिक बातों पे हम यहाँ पर टाइम बचाएं तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको ब्रीफ किए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट बॉडी सेकेंड पर जितना फोर्स लगाएगी, सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा। जब भी आप हैमर करते हैं किसी नेल को, तो देखिए जब आप हैमर करते हैं तो हिट किया, थोड़ा सा नेल अंदर गई, फोर्स अप्लाई हुआ ना, लेकिन हैमर भी रिबाउंड किया, हैमर भी थोड़ा सा क्या हुआ, पीछे को उछल गया। तो एक्शन और रिएक्शन समझ रहे ना। गन ने बुलेट पर, ये जो बुलेट निकला आगे को और गन पीछे को, कैनन से जब निकलता है गोला देखिए तो वो पीछे को, उसका बैरल पीछे। सो मेनी एग्जाम्पल्स। किसी बोट से आप जब जंप करते हैं तो आगे जाने के लिए बोट को पीछे की तरफ को पुश करते हैं। रोड पर भी चलते समय क्या हो रहा है, हम ये पुश कर रहे हैं, पीछे को पुश करते हैं। और अगर हम एक्शन दे ही ना पाए तो रिएक्शन क्या होगा, अच्छा मिलेगा ही नहीं। सैंड में चलना आसान है? नहीं। वाई? बिकॉज सैंड में हम जब एक्शन लगा रहे हैं तो वो आगे को बढ़ता चला जा रहा है, पैर रुक ही नहीं रहा है। थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ बातें याद आ रही हैं अच्छे से आपको बताते हैं। शॉकर्स हम लोग यूज करते हैं। शॉकर्स, मोटरसाइकिल में शॉकर्स लगे होते हैं, कार में भी शॉकर हैं, वो तो खैर हैं ही, बड़े व्हीकल्स जितने भी हैं। आजकल साइकिल्स में भी, बाइसिकल जो हैं उनमें भी शॉकर वाली साइकिल्स आ गई। क्यों जानते हैं? कि आपको एक्सर्शन ज्यादा ना पड़े, कमर में ज्यादा दर्द ना, किसी गड्ढे में जाएगा और क्या होगा कि आपको जर्क लगे, आप कहेंगे बहुत। लेकिन अगर अच्छे शॉकर्स लगे तो आपको पता ही नहीं चलता है, वो गड्ढे का पता इतना आपको नहीं चलता है। पैरों में दर्द है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप जो ये वाले शूज पहनिए जिनमें कि स्पॉन्जी हो थोड़ा सा, वो सख्त वाले जूते मिलिट्री वाले नहीं चलेंगे। क्यों? रीजन इन सब के पीछे एक ही है, ध्यान दीजिए। अगर आप देखिए, एक टर्म है जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, इंपल्स। क्या है? इंपल्स। इंपल्स, ध्यान दीजिए जरा सा, इंपल्स। तो इंपल्स देखिए क्या है, फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट है। फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। और अगर आप ध्यान दें, F इज इक्वल टू डेल्टा पी, बात हो रही थी या यही बात हो रही थी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सो एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। देख लीजिए, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये इंपल्स है, दैट इज इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। दोनों का यूनिट सेम। हमने क्या पाया
ये तो हम समझ रहे हैं इम्पल्स। आगे बात कर रहे हैं एज वी नो एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी इंटू एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी। और ये क्या है, आई है, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम, तो याद रखिएगा चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इम्पल्स। तो आप जरा सा ध्यान दीजिए, चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स एंड इम्पल्स, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही फोर्स होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और इसका मतलब है कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। इन दोनों क्वांटिटी में ध्यान दीजिए, ये फिक्स है, कहने का मतलब है ये फिक्स है। देखो भाई, बॉल आ रहा है, हाथ के पास तक आया, कैच लेने जा रहा हूं, जिस स्पीड से आ रहा उसी स्पीड से आएगा ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बॉल का मास भी फिक्स्ड है, वो जो वेलोसिटी है उस समय पर वो भी जितनी आ रही उतनी तो है, बाद में जीरो हो गई। चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ, और ये हमारे हाथ पर ही तो फोर्स अप्लाई होगा। जब बॉल आ रहा है तो हाथ पर लगा, ये पेन किया, चेंज इन मोमेंटम हुआ, और वो चेंज इन मोमेंटम कितना है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। अगर हम चाहते हैं, ये क्वांटिटी देखिए जितना है एफ डेल्टा टी है, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वांटिटी फिक्स है, सपोज इस केस के लिए ये क्वांटिटी क्या है, एफ डेल्टा टी फिक्स्ड। अगर हम फोर्स को रिड्यूस करना चाहें तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट तो जितना है उतना है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रोडक्ट ये तो है उस केस के लिए जो भी हैपनिंग हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्स हमारा कम हो जाए तो फिर इसको बढ़ाओ, इसको कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा। ये प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। सपोज ऐसा है, देखो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, सपोज ये 20 है, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 20। टाइम 2 सेकेंड, फोर्स 10 न्यूटन, और अगर टाइम को हम टाइम को 4 कर दें 4 सेकेंड, तो ये कितना बचेगा 5 न्यूटन बचेगा। मीन्स टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सुनिए, इसीलिए तो क्या होता है, जब फील्डर कैच लेता है तो यहां पर मोमेंटम है और यहां पर जीरो हो जाएगा, तो ड्यूरेशन को वो क्या करता है, बढ़ा देता है, पीछे की तरफ हाथों को लेकर के आया, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, फोर्स कम लगेगा। आपने डेल्टा टी बढ़ा दिया है तो फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा। शॉकर किस लिए लगाए जाते हैं, गड्ढे में जब पड़ा तो वो जो है उसका जो भी क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। स्लो मोशन में जैसा देखें कि वो शॉकर दबेगा, नीचे आएगा, शॉकर नीचे आएगा, नीचे आने में उसको क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स अप्लाइड क्या होगा, बॉडी पर कम लगेगा, एक्सर्शन कम होगा। बात समझ रहे हैं? तो जब भी हम फोर्स को कम करना चाहते हैं तो क्या कर देते हैं, टाइम ड्यूरेशन चेंज इन मोमेंटम का बढ़ा देते हैं। चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? ये बात याद रखिएगा, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। और तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं। बॉल आ रही है,
टकराते समय बैट से उसका मोमेंटम कितना था, mv कितना था, डेल्टा टी टाइम के लिए हिट किया, टकराया, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, मैं तभी की बात कर रहा हूं, इंपल्स का केस से देखिए टाइम ड्यूरेशन कम। तो क्या हुआ कि अब mv से आया, mv से ये आया बॉल यहां पर देखिए, और जब हिट करके लौटेगा तब उसका मोमेंटम कितना होगा, आया तो था mv से इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हिट करके वापस जा रहा है, तो माइनस में, यस माइनस mv हो गया। अभी चेंज जब देखेंगे तो माइनस mv माइनस, ये तो फाइनल है और ये इनिशियल है, तो चेंज कितना हो गया, माइनस 2mv, ये चेंज हुआ माइनस 2mv। तो मोमेंटम का चेंज डायरेक्शन बदल देने से क्या हो जाता है, ये मत समझिएगा जीरो हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में रहता तो भले ही जीरो हो जाता है, शुरू में mv था बाद में, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो चुका तो ट्वाइस हो जाएगा, रीजन सामने। खैर हम अपनी बातों से हटे नहीं, भटके नहीं, तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉल 2 ने 1 पर जितना फोर्स लगाया है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is equal to force on 2 due to 1, 2 due to 1, but in opposite direction। उसका लॉ ही यही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction। Look at this minus sign, every action has equal and opposite reaction। तो हम जरा सा इसकी बात कर लें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज dp1 अपॉन टाइम, चलो डेल्टा टी ही है, और यहां पर dp2 अपॉन टी, देख लीजिए फर्स्ट बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से, सेकंड ने फर्स्ट पर जितना फोर्स लगाया इज इक्वल टू सेकंड पर फर्स्ट ने जितना फोर्स लगाया बट इन अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 2 1। ये दोनों बॉडीज हमारी, पहली बॉडी दूसरी बॉडी, और यहां पर टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी हो गई, देखिए v1 हो गई फाइनल वेलोसिटी, और ये v2 हो गई वेलोसिटी। हिट करने के बाद, टकराने के बाद, यहां से पूरा केस फिर से देखिए, दोनों के मास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। ओके, तो अभी देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, F12 is equal to minus times F21, and this force is equal to rate of change in momentum, dp1 change in momentum, और टाइम डेल्टा टी कह लो या टी कह लो, कोई फर्क नहीं, और इस पर फोर्स जो लग रहा था, तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम पहली बॉडी में कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट बॉडी। देखिए ये पहले था मोमेंटम, और टकराने के बाद ये P2 कितना हो, P1 डैश कर लो, P1 डैश कितना हो गया, m1v1, इसका मोमेंटम कितना हो गया भाई, वेलोसिटी तो बदली है, और क्या m2v2, और अगर ये वैल्यूज रखें यहां पर चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट बॉडी, तो क्या रखेंगे, m1v1 माइनस m2v2, ये तो t कैंसिल हो गया, माइनस टाइम्स इसके चेंज इन मोमेंटम को देखिए, m2v2 माइनस m2u2। सो ओवरऑल ये आपको मिल रहा है m2v2 इज इक्वल टू माइनस m2v2, कुछ
गड़बड़ हो रही ना, देखिए ये फर्स्ट बॉडी का भाई गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए इसको, देखिए इसका फाइनल मोमेंटम कितना, m1 v1, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना, m1 u1, सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम m2 v2 और इनिशियल मोमेंटम कितना था, इतना था। तो अभी देखिए ये तो अब आपको देखिए क्या मिल रहा है, दैट m1 u1 इसको उस तरफ शिफ्ट कर लिए और m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। और ध्यान दें ये क्या है, p1 प्लस p2, विजिबिलिटी आप लोगों को होगी नहीं तो मैं बोल रहा हूं, और ये p1 डैश प्लस p2 डैश। तो आपके सामने यहां पर हमें जो मिल पा रहा है, ये जो लीनियर कोलिजन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, लिख लो यहां पर क्या, लीनियर कोलिजन ऑफ टू बॉल सिस्टम। ठीक है, तो दो बॉल का लीनियर कोलिजन हम दिखला रहे हैं, और कंजर्वेशन लॉ क्या कह रहा है, हमारे पास क्या आ गया कि जो शुरू में टोटल मोमेंटम था उन दोनों बॉल्स का टकराने के बाद इक्वल टू वही मोमेंटम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट p1 प्लस p2 प्लस इज द कांस्टेंट। दोनों बॉडीज का जो किसी भी समय टाइम कितने भी समय बाद जाए, जो टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज का होगा वो शुरुआत के टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। बिलियर्ड के केस में देखिए क्या होता है कि आपने व्हाइट बॉल से किसी रेड बॉल को हिट किया है। अब इसका उस समय तो शुरुआत में ये जो दोनों बॉल्स है, थोड़ा सा यहां लिख दो, ये देखिए ये रेस्ट में है u2 0, ये यहां पर मोशन पे है, व्हाइट बॉल आपने हिट किया। अब हो सकता है हिट करने के बाद दोनों बॉल थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी से जा रही होंगी, दोनों बॉल अगर सीधी लीनियर की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन की दोनों बातें हो रही है हमारी, सीधे डायरेक्शन में। तो यहां पर शुरुआत के जो टोटल मोमेंटम है, टकराने के बाद उन दोनों के जो टोटल मोमेंटम होंगे विल रिमेन सेम। किसी बॉल का अगर वेलोसिटी कम हो गया तो दूसरे का बढ़ जाएगा, पहले ये तेज थी, ये जीरो पे थी, अभी टकराने के बाद हो सकता है कि इसका भी कुछ वेलोसिटी हो जाए, इसका भी हो जाए, लेकिन सम ऑफ मोमेंटम विल रिमेन सेम। ओके, तो देखिए अगर बॉल हिट कर रहा है किसी वॉल को, बॉल किसी वॉल को हिट कर रहा है, बॉल वॉल, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइए। तो देखिए जरा सा इस केस को भी हम लोग यहां पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बॉल हिटिंग अ बॉल, तो अभी देखिए जरा सा क्या हो रहा है, इसको क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती। ये बॉल और ये देखिए मास m u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हिट कर गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ये हिट कर गया। इसका जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, इस तरफ में x डायरेक्शन में m u i कैप, सॉरी m u cos थीटा, यही तो होगा इसका कंपोनेंट। देख लो जिधर से एंगल बन रहा है, और उधर क्या होगा, लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बात करें तो ये आई कैप, और यहां पर ये माइनस जे कैप नीचे की तरफ में है। ये बात देख लो अच्छे से, आपने दोनों तरफ कंपोनेंट निकाल लिए अलोंग एक्स एक्सिस,
एंड अलोंग वाई एक्सिस, या mu का जिधर से एंगल बन रहा था उस तरफ में कोसाइन कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। अब आप कहेंगे सर ये माइनस की बात क्यों? तो जब ये देखिए बॉडी आ रहा है तो ये डायरेक्शन प्लस, हम आईजे के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो नीचे की तरफ में क्या होगा, माइनस जे लग जाएगा। तो डायरेक्शन इसका नीचे को है तो माइनस एम यू साइन थीटा जे, और ये राइट को जा रहा था तो प्लस में ही होगा। टकराने के बाद ये थीटा एंगल पर ही वापस आ गया। ये थीटा एंगल पर ही इस डायरेक्शन में आया, ध्यान दीजिए इस डायरेक्शन में आया। तो अब आप लोग जरा सा दिमाग लगाइए, कंपोनेंट इसके निकालिए, सेम वेलोसिटी से आया, सेम वेलोसिटी से, मोमेंटम कितना एम यू, लेकिन इधर का कंपोनेंट जिधर से एंगल बन रहा है कितना होगा, माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप। भैया इधर को प्लस में था और इधर को आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। सिमिलरली दिस कंपोनेंट, ये जो आप देख रहे हैं माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, ये नीचे को ही तो होगा, इधर को आ रहा तो ये टकराने के बाद ये कंपोनेंट इधर को और ये कंपोनेंट इधर को, इसके नीचे को है इसलिए माइनस में और ऊपर है तो प्लस में। अब अकॉर्डिंग टू लॉ हम चलते हैं, कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो जो टोटल पहले का मोमेंटम था वही टोटल बाद का मोमेंटम होगा। तो पहले का मोमेंटम टोटल कितना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान दिया जाए। तो भाई देखिए बताइए शुरू के क्या थे, एम यू कॉस थीटा आई कैप, यही तो था। और इधर वाला कितना था, अरे भैया टोटल वेक्टर को आप कैसे बताते हो, आई जे के टर्म्स में जो है वैल्यूज लिख देते हो, टोटल आई वाले वैल्यू टोटल जे वाले वैल्यू। तो जाते समय टकराने से पहले प्लस ये वाला कंपोनेंट यू जो इनिशियल, दोनों इनिशियल, तो वो नीचे की तरफ पर माइनस साइन लगा हुआ है यहां पर, एम यू साइन थीटा जे कैप। और फाइनली कितना हो गए, दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम, टोटल वेक्टर क्या बनेगा आई और जे में, ये देखिए आई का था तो कितना माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, और ये भी माइनस था, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अब आप अगर देख रहे हैं अच्छे से तो आपको यहां पर दोनों तरफ से, या ऐसा करो ना चेंज इन मोमेंटम निकालो, क्या निकालो, चेंज इन मोमेंटम, देखते कितना चेंज। तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, देखो जरा से इसको लिख लेते हैं, ये रहा फाइनल, ये तो फाइनल ही है, और माइनस इनिशियल, अब इसे ये था इनिशियल, देख लो गलती नहीं होनी चाहिए, फाइनल ये थे वैल्यूज, ये है, और इनिशियल वैल्यूज ये और ये थे, ये रखे आपके सामने, ठीक है। तो देखिए जरा सा ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पर माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, और माइनस माइनस प्लस एम यू साइन थीटा, और आप देख सकते हैं ये प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप से कैंसिल हुआ, तो आपको ये 2 टाइम्स मिल गया, दैट इज 2mu cos थीटा आई कैप। ध्यान दीजिए 2mu cos थीटा आई कैप, ये इतना आपको क्या मिल गया, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम आपको इतना मिल गया, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम लगा दो, तो इसका वैल्यू यहां पर आप जब रख दोगे माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप अपॉन डेल्टा टी। स्पेशल केस इसके
हम जिस पर बात कर लें, स्पेशल केस। सपोज थीटा इज 0 डिग्री, थीटा कितना 0 डिग्री। जरा ध्यान दें इस पर क्या बनता है, थीटा 0 डिग्री पर बात करें, अगर थीटा 0 है तो क्या होगा, लो भाई, केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 होगा तो भैया इसमें रख के देखो चेंज इन, ये इसमें रख के देखो, डेल्टा पी क्या आएगा, माइनस एम यू साइन, सॉरी कॉस, ये निकला, ये देखिए माइनस एम यू कॉस 0 आई कैप, और कितना कॉस 0 इज 1। क्या करें, -2mv cos थीटा आई आ रहा हाँ है। तो -2 लगेगा ही भाई, ये पूरा लीजिए ना, ये दिस वन, तो 2 तो है ही है, बिल्कुल ठीक है, ये 2 है। अभी हम पकड़ लेते इसे, क्योंकि यहीं पर हम आ गए थे। तो अब देखिए जरा केस को समझने की कोशिश की, देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी, ये नहीं सिर्फ उसको रट लिया, ये नहीं। ये देखिए केस है 0 डिग्री का मतलब क्या है, हम इधर ही आए, ये थीटा देखिए बिकम 0, ये थीटा 0 का मतलब क्या है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर, वॉल के परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर आ रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इधर को अगर एमयू है जाते समय, तो वापस आते समय कितना होगा, माइनस एमयू होगा, और चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -2 mu। और ये x डायरेक्शन में हो रही है बात, तो आई कैप लगेगा ही। और फाइनल वेलोसिटी किधर को है, इधर को है ना, फाइनल का जो डायरेक्शन देखिए, माइनस साइन किधर को लिया गया, लेफ्ट को। तो इसका मतलब है आई जे के टर्म्स में अगर इसको हम लिखते तो फिर ये हमारा क्या होता, आई कैप। और वही तो ये देखो आ रहा है स्पेशल केस में, वही तो आ रहा है देखो। तो आपको इस पर न्यूमेरिकल्स ऐसे मिल जाएंगे कि अगर ये 30 डिग्री पर दिया हुआ है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो प्लीज आपको क्या ध्यान में रखना है, दैट चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट -2mu आई कैप, -2mu आई कैप। अब आपके मन में एक बात ये नहीं आई कि सर वो वाले कंपोनेंट कहां गए जो दोनों के दोनों ये दिखाई दे रहे थे, रिजल्ट में तो यही आया, यही वाले आए, तो व्हाट अबाउट दिस, तो सेम डायरेक्शन में है। जब इनका चेंज निकालोगे तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, बिकॉज दिस माइनस माइनस दिस प्लस होके कैंसिल हो जाए। सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका डिफरेंस जब निकालते हैं तो एक वेक्टर में से दूसरे को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम आपको नहीं बचता, यही डायरेक्शन में होता है और रिजल्ट कितना होता है, -2 टाइम्स। ओके, आई का डायरेक्शन का मतलब है कि ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। रिमेंबर ये थीटा किधर से बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल से। ये ना भूल जाइएगा कि एग्जाम में अगर यहां पर थीटा दे दिया गया और आप उसी को लगा दें, ना अटेंटिव रहना पड़ेगा, भैया ये हॉरिजॉन्टल से इधर वाला एंगल है, वो एंगल दिया गया अगर 60, तो आपको ऑब्वियस है कि आप अपने फॉर्मूले में क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, इधर वाला एंगल रखेंगे। ओके ना, एक आगे हम और बात डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों से। बच्चों, बैलेंस फोर्स, किसकी बात करना चाह रहा हूं, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर
टू और मोर फोर्सेस लगाए जा रहे हैं एंड बॉडी रिमेन्स इन द प्रीवियस स्टेट, रिमेन्स इन द स्टेशनरी कह लो या जैसा था वैसा ही कह लो, बहुत सारे फोर्सेस लगाए जा रहे हैं बॉडी पर से। ये फोर्स इधर को लग रहा है F1, F2, F3, F4, और ये बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, अनचेंज हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इन सब का, इन सब का किसी बॉडी पर मोर देन बहुत सारे वेक्टर लग रहे हैं भाई, बहुत सारे वेक्टर लग रहे हैं, उस दिन बात तो हो चुकी है वेक्टर में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता, सबका सम, वेक्टर्स का सम, वेक्टर्स का सम रिमेंबर। तो क्या हो जाता है कि सर ये F1 प्लस F2 प्लस F3 ये सारे जो हैं वेक्टर्स का सम रिजल्टेंट होगा। और अगर रिजल्टेंट जीरो रहे, रिजल्टेंट क्या रहे, जीरो, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस फोर्सेस हैं। तो अनबैलेंस क्या होंगे कि बॉडी किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, किसी स्टेशनरी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगा रहे हैं और वो स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या, बैलेंस फोर्सेस है। लेकिन अगर किसी सर्टेन डायरेक्शन में वो मूव करना, रिजल्टेंट फोर्स से मूव करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है अनबैलेंस, अनबैलेंस, तभी तो किसी तरफ को भागी जा रही है। बॉक्स है, इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगा, उधर से लगा, उधर से लगाया, अभी रिजल्टेंट जब निकालेंगे एक्स वाई डायरेक्शन के और उनका जब कुछ वैल्यू निकलने लगेगा तो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करना शुरू कर दे, वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात है। भैया देखिए, ये जो आपसे हमारी बेसिक तमाम सी बातें हो रही हैं, इनमें आज हम कुछ लास्ट में जो बात करना चाह रहे हैं फोर्स के बारे में, अब करना चाह रहे हैं, ये बातें हो गई, अभी फोर्स को फिर से हम रिकॉल करते जरा सा। वो बातें आप लोगों ने पहले भी की हुई है, लेकिन मेरी फिजिक्स ये कहती है कि आपको अपडेट होना चाहिए छोटी छोटी ये जो बातें, मींस यूनिट ऑफ फोर्स। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑल्दो आप सोच रहे होंगे तो ये तो फोर्स जब पढ़ाया था सर उसी समय समझा देते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसलिए, वो तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ, लेकिन मैं उसको आपको रिवाइज करा दूं, बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा जो अगले 2 दिनों में चलेगा, 3 दिनों में, वो यहाँ पर मैकेनिक्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमको बहुत अच्छे से समझने हैं, सीखने हैं, डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम वो समझ में आ जाएं, और यूनिट्स का खेल भी आप समझ लें, कभी किसी तरह से पूछा जाता है, कभी कुछ दिया है, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो यूनिट ऑफ फोर्स यहां पर हम बताने जा रहे हैं। देखिए तो भाई पहले तो समझ लीजिए यूनिट फोर्स किसे कहते हैं। द क्वेश्चन इज यूनिट फोर्स, डिफाइन यूनिट फोर्स। तो आप कहेंगे इफ फोर्स अप्लाइड on unit mass, look at this, force applied on unit mass, तभी तो 1 लिख रहे हैं, produces the acceleration in the body 1 meter per second square। भैया ऐसा फोर्स बॉडी पर लगाया जाए, कितनी बॉडी पर, यूनिट मास की बॉडी पर, यूनिट मास की बॉडी पर उतना फोर्स लगाएं जितना कि वो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस करा दे, 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये 1 तो F इज इक्वल टू 1। तो 1 यूनिट या यूनिट फोर्स इज दैट, यूनिट फोर्स इज दैट व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास प्रोड्यूसेस, कितना एक्सेलरेशन बना दे उसमें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो जो लगा हुआ फोर्स होगा वो कितना रहा होगा, यूनिट फोर्स रहा होगा।
और आपको हम बताना चाहेंगे फोर्स के लिए, देखिए unit of mass is kg in mks, unit of mass is kg in mks. सो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना दिया गया, और ये क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन। दूसरे शब्दों में डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। When force applied on a body of 1 kg produces acceleration 1 meter per second square, then force applied is said to be 1 न्यूटन। 1 न्यूटन वह बल रहा होगा जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। त्वरण ही तो कहते हैं ना एक्सेलरेशन को। वेरी गुड। नाउ वी हैव another unit in CGS system. In CGS system 1 ग्राम की बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया। CGS सिस्टम में आ गया ना। सो दिस इज नोन एज 1 क्या, वन डाइन फोर्स। 1 डाइन फोर्स वो नहीं है, एक और तरीके से फोर्स को आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया जाएगा, किलोग्राम फोर्स। क्या कहा जाएगा, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट। तो जब किलोग्राम लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, हमारे न्यूमेरिकल्स में फोर्स कैसा चलेगा, न्यूटन में चलेगा, डाइन में चलेगा। और उसने फोर्स अगर गिवन है, दे दिया 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट, तो इसका मतलब है ये यहां पर 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगने वाले फोर्स को बता रहे हैं, और उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो न्यूटन में निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन क्या, आपने उसे जी से मल्टीप्लाई, जी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 किलोग्राम वेट का मतलब क्या आप लेंगे, इंटू 9.8, अब ये न्यूटन में बन जाएगा। 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम वेट, 25 किलोग्राम वेट, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 9.81, और रफली 10 भी आपके न्यूमेरिकल्स में ऐसे सवाल बनाए जाते हैं कि आंसर आपका जल्दी से आ जाए, टाइम किल ना हो। हमें तो स्किल आपका टेस्ट करना है, ये थोड़ी ना कैलकुलेशन कराने में टाइम किल कराए। तो जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, है ना, रफली। तो आपको जब भी कभी किलोग्राम फोर्स आपको दिया हो, किलोग्राम वेट दिया हो, तो आप क्या करोगे, 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये न्यूटन में बदल जाएगा। और अगर आंसर 4 ऑप्शन में, आंसर 4 ऑप्शन में केजी वेट में है, चारों ऑप्शन कैसे हैं, और आपने किस में निकाला है, न्यूटन में, तो आप उस अपने जो फोर्स आपने निकाला है न्यूटन में, उसको आप 9.8 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जब डिवाइड कर दोगे तो न्यूटन से किस में पहुंच जाओगे, केजी वेट में पहुंच जाओगे। और अगर केजी वेट को न्यूटन में लाना है तो आप क्या करोगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी आज की हम एक छोटी सी लास्ट और बात बता लेते हैं, फिर उसके बाद पक्का चला जाऊंगा, ठीक है। लुक एट दिस रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। So look, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये ले लेते, देखिए चलिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन मीन्स सीजीएस सिस्टम, डाइन मीन्स सीजीएस सिस्टम। सो 1 kilogram means 1000 gram, and 1 meter means 100 centimeter. Then 10 raised to the power 5 gram centimeter per second square, which means this much.
So 1 Newton is nothing but 10 raised to the power 5 डाइन। प्लीज अपने दिमाग में ये चीज आप लोग रखें। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। थर्ड लॉ के लिए कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। बॉडीज के दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होते हैं, थर्ड लॉ कब लगेगा? जब बॉडीज क्या होते हैं? कांटेक्ट में होते हैं। ऑलवेज क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जितना एक्शन उतना रिएक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना। फर्स्ट बॉडी दूसरे पर जितना फोर्स उतना ही सेकेंड बॉडी पहले वाले पे फोर्स लगाती है। ठीक है, इन बातों